नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। राफा ऑपरेशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वी राफा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है। इजराइल का 100 टारगेट पर हमला देखने को मिला। हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं आईडीएफ द्वारा। हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं, ये जानकारी भी दी जा रही है। तो देखिए किस तरह से हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ की तरफ से ये बताया जा रहा है हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस हमले में हमास के लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने 100 टारगेट पर हमला किया राफा में। पूर्वी राफा में आईडीएफ का ये विध्वंसक हमला 1-2 नहीं बल्कि 100 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए इजराइल द्वारा। राफा ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, किस तरह से टैंक अंदर पहुंचे हैं और लगातार हमले किए जा रहे हैं। 1-2 नहीं 100 ठिकानों पर हमला किया है आईडीएफ ने पूर्वी राफा में। इन हमलों में इजराइल ने जो टारगेट किया, हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं और कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं आईडीएफ द्वारा। आज गाजा में सुबह 4 बजे से शुरू हुए युद्ध के दूसरे चरण की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र की अनसुनी कर इजराइल ने आज सुबह गाजा में मृत्यु वर्षा का दूसरा राउंड शुरू किया। 35,000 मौत की त्रासदी झेल चुका गाजा तो पहले ही खाली हो चुका था। अब दक्षिण के राफा में 17 लाख लोग टेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज सुबह बेंजामिन नेतन्याहू के फाइटर जेट और टैंकों ने यहां भी मौत बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसके साथ ही इजराइल की सेना ने आसमान में ड्रोन उड़ाए जिसमें लाउड स्पीकर लगाए गए थे। इन लाउड स्पीकर से महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार का शोर प्रसारित किया गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज लाउड स्पीकर से बजाई गई ताकि बमबारी के बीच दहशत और फैले। पिछले 16 घंटे से राफा में बरस रही इस कयामत पर देखिए सुपर प्राइम टाइम की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा युद्ध के सबसे भीषण चरण राफा रण का दूसरा दिन बहुत विनाशक साबित हुआ है। इजरायली सेना ने राफा के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। राफा की गलियों में इजरायल के टैंक गरज रहे हैं। इजरायली टैंक गाजा की निशानियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे। टैंकों से राफा पर लगातार हमले जारी हैं। इजरायली सैनिक राफा क्षेत्र में लगे हमास के झंडे उतारकर इजरायल के झंडे फहरा रहे हैं। सात 8 मई को राफा पर हुए इजरायल के हमलों में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 96 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इसी के साथ गाजा में मरने वालों की संख्या 34,789 हो चुकी है और अब तक युद्ध में 78,204 लोग घायल हो चुके हैं। राफा क्षेत्र के साथ साथ इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया कैंप पर भी बड़े हमले किए हैं। जबालिया में 7 मई के दोपहर को इजरायल की मिसाइल गिरी और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में जबालिया कैंप के कई घर ध्वस्त हो गए। राफा गाजा का सबसे सुरक्षित इलाका था। इस क्षेत्र में जान बचाने के लिए करीब 17 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। अब इजरायली सेना की टैंक ब्रिगेड और शिन बेट बटालियन के कमांडो राफा पर हमले कर रहे हैं। राफा के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले हो रहे हैं।
राफा के साथ ही सेंट्रल गाजा, वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में आईडीएफ और हमास की जंग जारी है। इस जंग में फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है जबकि अमेरिका सहित कई देश इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। राफा पर हमलों का मतलब है सबसे बड़ा नरसंहार, क्योंकि राफा को इजरायली सेना ने सीज कर दिया है और नागरिकों के पास जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। आईडीएफ ने इजिप्ट से लगने वाले बॉर्डर को सील कर दिया है। राफा के जरिए गाजा के दूसरे इलाकों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। इजरायली राफा पर पर्चियां गिराकर नागरिकों को निकल जाने का आदेश दे दिया है। राफा पर हमले और तेज होंगे क्योंकि इजरायल का दावा है कि राफा क्षेत्र में इजिप्ट बॉर्डर के नजदीक हमास की सुरंगें हैं और इनको ध्वस्त करने के लिए सेना को आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद युद्ध की कमान संभाल रखी है। गैलेंट ने 7 मई को उस आर्टिलरी बेस का दौरा किया जो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन करने पहुंची फोर्स को सपोर्ट फायर दे रही है। राफा क्षेत्र के कई इलाके इजरायल के हमलों से खंडहर बनते जा रहे हैं। राफा क्षेत्र गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर है। यहाँ इजराइल की सेना 2 दिन से लगातार हमले कर रही है। राफा के अस्सलाम, अल ओरोबो हाईवे, अल फलूजा, अल ईमान रोड, अल ब्राजील कैंप, ओथामन बिन अफ्फान, उमर बिन अल खत्ताब और ब्लॉक JKO में भीषण तबाही हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि राफा से निकलकर लोग विडिश विलेज, अल मवासी, सूदिया की ओर चले जाएं। लेकिन भीषण बमबारी के चलते लोगों के लिए ना तो घर सुरक्षित हैं और ना ही घरों से बाहर निकल सकते हैं। गाजा की सड़कें इजरायली सेना ने बंद कर दी हैं। ऐसे में राफा में रह रहे लोग इस क्षेत्र से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। राफा में रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये आग अब इजरायली धरती पर भी फैल गई है। तेल अवीव से लेकर इजरायल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राफा पर हमलों को लेकर इजरायल की ज्यादातर जनता नेतन्याहू के फैसले का विरोध कर रही है। इजरायल में इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे में 7,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। लोगों से सवाल पूछा गया कि राफा पर ग्राउंड ऑपरेशन होना चाहिए या फिर हमास के साथ शांति वार्ता। इस पर 56% लोगों ने जवाब दिया कि हमास के साथ शांति वार्ता का विकल्प बेहतर है, जबकि 37% लोगों ने कहा कि राफा पर हमले करना सही है, जबकि 7% लोगों ने कहा कि ये सरकार को तय करना है। राफा पर हमलों के साथ ही इजरायल में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लोग बंधकों की वापसी के लिए भी सरकार को घेर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही हैं, तो हमास के लड़ाके भी इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके सीक्रेट ठिकानों से रॉकेट को डेटोनेटर के जरिए फायर कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि हमास के हमलों में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास ने इजरायली सेना के केरेम शोलोम बेस पर हमला किया। हमास के एक साथ 10 रॉकेट केरेम शोलोम बेस पर फायर किए। इस हमले में इजरायली बेस पर बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। राफा की जंग तेज होती जा रही है। वार और पलटवार बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ती जंग के साथ ही अमेरिका और इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है।
लेकिन नेतन्याहू के फैसले से साफ है कि वो राफा पर हमले रोकने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ की बड़ी एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने तबाह हो गए हैं। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हमास के खात्मे के जुनून में इजराइल ने करीब करीब पूरा गाजा उजाड़ दिया। 17 लाख लोगों के लिए गाजा के आखिर में एक कोना दिया गया जहां शरणार्थी कैंप में वो बुरे हाल में जी रहे थे। लेकिन अब इजरायली फौज राफा में भी जा पहुंची है। विध्वंस की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखते ही दिल दहल जाए। लेकिन बेन्यामिन की जिद है कि अब हमास का संपूर्ण संहार होकर रहेगा, फिर चाहे गाजा में कितनी ही बड़ी तबाही क्यों ना हो जाए। इजराइल के हमले के बाद ईरान और उसके समर्थित संगठन तमतमाए हुए हैं। इजराइल की घेरेबंदी कर ली गई है, यानी राफा का बदला इजराइल पर हमला करके लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पूरा अरब एक ऐसा सुलगता ज्वालामुखी बन बैठा है जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। राफा में इजराइल ने इतना विध्वंस मचाया है कि क्रूरता की सारी हदें वो लांघ गया है। पहले बुलडोजर घुसा है, फिर टैंक, और उसके बाद बॉम्बर ने कहर बरपाया। बाकी कसर मिसाइल स्ट्राइक ने पूरी कर डाली। इजराइल ने राफा में जो किया उससे ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है और ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और इसी वजह से ईरान को यह भी मौका मिल गया है कि वो इस्लामिक देशों को एकजुट कर कर अब इजराइल की सभी कार्रवाई पर अंकुश लगा दे। ईरान के टॉप कमांडर इस्लामिक मुल्कों के संपर्क में हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीच बीच में हमले किए जा रहे हैं। और हमले कितने विध्वंसक हैं, ये इलाक शहर पर हुए हमले की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। बीती रात इलाक के आसमान से ड्रोन और मिसाइल की बारिश हुई। पूरी रात सायरन बजता रहा। पूर्वी इजराइल के शहर इलाक में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ, जिसके बाद इलाक में कोहराम मच गया। हमले के 2-3 और वीडियो सामने आए हैं। राफा में जो तबाही इजराइल ने मचाई है उसके बाद यह अंदेशा था, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी इतने बेकाबू हो सकते हैं इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। अमेरिका तुरंत हरकत में आया। कई घटनाएं एक साथ हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी राफा मिस्र बॉर्डर पर पहुंच गए। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स तेल अवीव पहुंच गए। गंभीर हालात देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस फैसले से बाइडेन का विरोध हो रहा है। अब इजराइल मिस्र युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इजराइल ने राफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके न सिर्फ ईरान बल्कि मिस्र के गुस्से को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि गाजा शरणार्थी मिस्र में घुस सकते हैं। दूसरी तरफ एक और क्रॉसिंग केरेम शालोम पर भी आईडीएफ का कब्जा है। इजराइल की ऐसी हरकत से मिस्र भड़का हुआ है। गाजा और मिस्र की बॉर्डर क्रॉसिंग पर 2 जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है।
दरअसल अब इजिप्ट को यह भी लगता है कि कहीं इजराइल यहीं ना रुके और आगे बढ़ता हुआ इजिप्ट के कई इलाकों पर भी कब्जा कर ले। वैसे भी इजराइल ने अपने मंसूबे जता दिए हैं, जिसमें फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर उसका कब्जा करीब करीब हो गया है। और उस कब्जे की तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जिसमें इजरायली सैनिक फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली फ्लैग लगाते हुए दिख रहे हैं। इसी वीडियो पर मिस्र भड़का हुआ है और ईरान की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उसने ईरानी प्रॉक्सी को इजरायल में तबाही मचाने का फरमान जारी कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी हमले के लिए तैयार है, जबकि इजरायल का राफा क्रॉसिंग पर कब्जा इजरायल मिस्र समझौते का उल्लंघन है। इससे इजरायल मिस्र जंग का खतरा बढ़ गया है। मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली झंडा फहराने का विरोध किया है। इसे सीधे तौर पर कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन बताया है। यानी अब इजरायल पूरी तरह घिर गया है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा दूसरे इस्लामिक देशों को इजरायल पर उंगली उठाने का वक्त मिल गया है। इसी वजह से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि वो कुछ इस्लामिक मुल्कों से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकता है। इजराइल की घेराबंदी कर ली गई है। अब आपको दिखाते हैं इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी कैसे हमला कर सकते हैं। हमास के लड़ाके गाजा से इजराइल में मोटा पैराग्लाइडर के जरिए फिर घुस सकते हैं, जबकि हिजबुल्लाह रॉकेट स्ट्राइक करते हुए अपने लड़ाकों को इजराइल में तबाही के लिए भेज सकता है। इसी तरह सीरिया से कुद्स फोर्स मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। वहीं इराक में ईरानी प्रॉक्सी कताइब हिजबुल्लाह भी रॉकेट स्ट्राइक करने की तैयारी में है, जबकि यमन में मौजूद हूती लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला लगातार कर रहे हैं। अब भूमध्य सागर से भी इस्लामिक रेजिस्टेंस इजराइल के पोर्ट सिटी पर भारी तबाही मचा सकते हैं। यानी इजराइल को तबाह करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी ने एक विध्वंसकारी घेरा बना लिया है। घेराबंदी ने इजरायल ने बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर से पोर्ट सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी बॉर्डर सिटी के अलावा समंदर से भी बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी राफा में तबाही मचाकर इजरायल ने महाविनाश के अध्याय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हुंकार हिजबुल्लाह और हूती भर रहे हैं। हिजबुल्लाह को काबू में करने के लिए इजरायल ने लेबनान में स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीती रात एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा मिसाइल से भी हमले किए गए, जिसमें अल रास और अल हियाम बेस को तबाह कर दिया गया। हालांकि जवाब में हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। इजरायली बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया गया। इस पर आईडीएफ ने दावा किया है कि आयरन डोम ने इसे नाकाम कर दिया। इसके अलावा हूती ने जहां इलाद पर मिसाइल दागी, वहीं लाल सागर में 3 जहाजों पर हमले करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। इस बीच लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने हूती के 3 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए और बोट पर आए हूती लड़ाकों को भागने पर मजबूर कर दिया। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी ने जाल बिछा दिया है, जिस पर पेंटागन भी नजर बनाए हुए है। We are continuing to monitor the situation on the ground. To Laura's question earlier, we know land routes are the best, most effective, efficient way to get humanitarian aid in, and we know that the humanitarian situation in Gaza is dire. युद्ध ना भड़के, इसलिए एक तरफ अमेरिका मिस्र को मनाने में जुटा है, दूसरी तरफ उसने इजरायल की सैन्य मदद रोककर डिफेंसिव एक्शन लिया है। लेकिन इजरायल के सपोर्ट में जॉर्डन आ गया है। I challenge myself every single day to put myself in the shoes of an Israeli mother who has a child that's been taken as hostage, or any young Israeli who has been taught and who's heard of the horrible persecution that the Jewish people have had to endure in Europe. And
And I try to empathize and see where they're coming from. And absolutely, we need the hostages to go home. इस बीच मिस्र के रक्षा मंत्री ने मिस्र के आर्मी चीफ से मुलाकात की और राफा के हालात की जानकारी ली। इस बीच अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। वो दोनों देशों पर दबाव बना रहा है, कहीं दोनों एक दूसरे पर हमला ना कर दें। एहतियात के तौर पर अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स फ्लीट को यूएई से कतर की तरफ रवाना कर दिया है, जिससे हमले होने की सूरत में तुरंत एक्शन में आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूर्वी राफा में आईडीएफ का टैंक से भीषण हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर धावा बोला है। हमले में कई हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। उत्तरी गाजा तो पहले ही इजराइल के बारूदी प्रहार से राख हो चुका है, मगर मौजूदा वक्त में दक्षिणी गाजा धधक रहा है। आईडीएफ के जबरदस्त हमलों से थर्रा उठा है और इस बार नेतन्याहू ब्रिगेड के टारगेट पर है राफा का पूर्वी इलाका, जहां लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी मौजूद हैं। जानते हैं पूर्वी राफा में बमबारी क्यों की जा रही है, ताकि फिलिस्तीनियों का विस्थापन किया जा सके, वो भी गाजा के किसी इलाके में नहीं बल्कि गाजा से ही कहीं दूर। और आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू के इस विस्थापन प्लान में बाइडेन का भी खुला समर्थन है। चौंकाने वाली बात यह है कि नेतन्याहू और बाइडेन ने यह सारा चक्रव्यूह ऑयल प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए किया है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 48 घंटों से दक्षिणी गाजा के कोने कोने में बारूदी कोहरा मचा। आईडीएफ के प्रचंड प्रहार ने राफा क्रॉसिंग में भूचाल ला रखा है। एक तरफ नेतन्याहू के बारूदी प्रतिशोध से दक्षिणी गाजा सुलग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तमाम हिस्सों में इजराइल के खिलाफ गुस्से की आग भड़की हुई है। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक लाखों लोगों का फिलिस्तीनियों के समर्थन में दुनिया के अलग अलग कोने में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। हैरान करने वाली बात यह है कि वैसे तो बीते 7 महीनों से इजराइल हमास के बीच गाजा में जंग जारी है, लेकिन बीते 48 घंटों से नेतन्याहू की ब्रिगेड जिस अंदाज में हमले कर रही है, जिस तरह दक्षिणी गाजा में नरसंहार को अंजाम दे रही है, वो बेहद ही खौफनाक और भयावह है। वो भी तब जब हमास ने खुद गाजा में युद्ध विराम का ऐलान किया। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट जारी है। बावजूद इसके यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन मौन है, वो किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे। वहीं अमेरिका की चुप्पी का फायदा इजराइल उठा रहा है और लगातार गाजा को दहला रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या इजराइल को अमेरिका का खुल्लम खुल्ला समर्थन है? क्या बाइडेन ही नेतन्याहू को अटैक का ऑर्डर दे रहे हैं? क्या गाजा पर कब्जा ही बाइडेन नेतन्याहू का प्लान है? दरअसल इन आशंकाओं को बल इस बात से भी मिल रहा है कि हमास के सीज फायर वाले प्रस्ताव को इजराइल ठुकरा चुका है और इसी के साथ बीते 48 घंटों में आईडीएफ की तरफ से राफा क्रॉसिंग में बारूदी बारिश जारी है।
तो खबर यह भी सामने आ रही है, दक्षिणी गाजा के पोर्ट पर अमेरिका बंदरगाह नुमा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। आखिर कहां और कैसे, यह भी जान लीजिए। बीते 48 घंटों से दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना का जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ का बारूदी प्रकोप सबसे ज्यादा राफा में देखने को मिल रहा है। दरअसल राफा क्रॉसिंग को इजरायली सेना ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। आपको बता दें, राफा क्रॉसिंग का पश्चिमी हिस्सा एक सूखा रेगिस्तानी इलाका है, लिहाजा लाखों फिलिस्तीनियों ने राफा क्रॉसिंग के पूर्वी हिस्से को अपना ठिकाना बना रखा है। बस इसी के चलते आईडीएफ राफा के पूर्वी हिस्से में बीते 48 घंटों से भीषण बमबारी कर रहा है। भीषण हमलों के साथ साथ लोगों पर पलायन का दबाव भी बनाया जा रहा है। मकसद साफ है, पूर्वी राफा में मौजूद लाखों लोगों को गाजा के तटीय इलाके अल मवासी की तरफ भेजा जाए। भूमध्य सागर से सटा अल मवासी कस्बा करीब 8.6 मील लंबा और करीब आधे मील की चौड़ाई में बसा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि भूमध्य सागर से सटे अल मवासी के तट पर ही अमेरिका बंदरगाह नुमा स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। आईडीएफ लगातार पूर्वी राफा में मौजूद लाखों फिलिस्तीनियों को अल मवासी कैंप की तरफ जाने का आदेश दे रही है और अल मवासी के तट पर ही अमेरिका बंदरगाह तैयार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि पूरे गाजा को छोड़ सिर्फ अल मवासी इलाके की तरफ ही अमेरिका पोर्ट क्यों तैयार कर रहा है। तो आपको बता दें कि अल मवासी पर पोर्ट बनाने को लेकर अमेरिका का दावा है कि जंग की वजह से सड़क और हवाई मार्ग ठप हुआ, तो यूएस अल मवासी पोर्ट से राहत सामग्री भेजेगा। वहीं इस मसले पर ईरान समेत गाजा के बाकी समर्थक देशों का आरोप है कि अल मवासी पर पोर्ट तैयार करना यूएस इजराइल की चाल है। मकसद है गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों का विस्थापन कराना। मतलब ये कि पूर्वी राफा पर आईडीएफ बमबारी करेगा। अपनी जान बचाने के लिए लाखों फिलिस्तीनी अल मवासी कैंप में शरण लेंगे, लेकिन जैसे ही लाखों की भीड़ बढ़ेगी, अल मवासी पर बने पोर्ट के जरिए अमेरिका धीरे धीरे तमाम फिलिस्तीनियों को गाजा से हटा देगा। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जैसे ही अल मवासी से फिलिस्तीनियों का विस्थापन होगा, वैसे ही पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और इसके बाद नेतन्याहू दशकों से अटके पड़े अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम है गाजा मरीन। गाजा खाली होने के बाद इजराइल भूमध्य सागर में बड़े प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। दरअसल भूमध्य सागर में फिलिस्तीन जल क्षेत्र में एक बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है, जिसे लेकर इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। ये गाजा के नजदीक भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में है। गाजा पट्टी से करीब 36 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में एक नेचुरल गैस फील्ड है, जिसे गाजा मरीन गैस फील्ड के नाम से जाना जाता है। अनुमान है कि इस नेचुरल गैस फील्ड में 3200 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हो सकती है, जो एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और अभी तक यहां गैस फील्ड विकसित नहीं की गई है। 1999 की शुरुआती खोज में यह भी पता लगा था कि इसी क्षेत्र में एक और छोटी गैस फील्ड भी है। इस छोटे क्षेत्र में 300 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान लगाया गया था। इस गैस फील्ड पर कब्जा इजराइल का हो, लेकिन गाजा से सटे समुद्री इलाके में होने के चलते यहां पर भी हमास के हमले का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि गाजा का नियंत्रण और उसकी शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल इस नेचुरल गैस फील्ड को विकसित करेगा। इजराइल क्यों जल्द से जल्द गाजा पर कंट्रोल के लिए आमादा है, तो उसकी वजह है गाजा मरीन से जुड़ा समझौता। मसलन गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड 1999 में ब्रिटिश गैस कंपनी ने खोजी थी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस कंपनी को गाजा मरीन विकसित करने के लिए 25 साल का लाइसेंस दे दिया था। इजराइल ने इस सौदे पर अमेरिका के सामने ऐतराज जताया। इजराइल ने शर्त रखी कि गाजा मरीन से होने वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफे पर तेल अवीव का नियंत्रण होगा। इजराइल ने कहा है कि गाजा मरीन के मुनाफे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर सकती है।
ऐसे में मुमकिन है कि साल 2024 में गाजा मरीन विकसित करने का लाइसेंस खत्म हो सकता है। बस यही वो वजह है जिसके चलते बीते 48 घंटों से गाजा में बारूदी तबाही मचाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द गाजा पर इजराइल का कब्जा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब खबर यूक्रेन के युद्ध के मैदान से। युद्ध के मैदान में यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया है। यूक्रेन का रूसी टैंक सेना पर ड्रोन हमला देखने को मिला। यूक्रेनी हमले में जला रूस का T-90 टैंक। रूसी टैंक के जलने का वीडियो भी सामने आया है। कल यानी 9 मई को रूस का विजय दिवस है। इस मौके पर मॉस्को में रूसी सेना पुतिन की मौजूदगी में परेड निकालेगी, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की समाप्ति का सायरन बजने लगा है। पुतिन की 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर जिस तरह से बारूदी बरसात की है, वो इस बात का संदेश दे रहा है कि अब यूक्रेन का अस्तित्व बचना मुश्किल है। संभव है कि विजय दिवस से पहले यानी आज रात रूसी सेना यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दे। पुतिन की शपथ के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन का संघार शुरू हुआ। रूसी सेना ने जल थल नभ से ऑलराउंड अटैक शुरू किया तो यूक्रेनी सैन्य ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जलने लगे। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन से यूक्रेन के 6 शहरों में विस्फोट किया। इन सभी 6 शहरों में यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर तहस नहस हो गया। पोल्टावा, किरोवोनात, ज़ेपोरिज़िया, लवीव, इवानो-फ्रैंकोविस्क और विनित्सिया, ये यूक्रेन के वो 6 शहर हैं जहां रूसी सेना ने एनर्जी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब इन शहरों में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी विध्वंसक हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने बमबारी कर कीव की कई फैक्ट्रियों को मलबे में बदल दिया। यूक्रेन रूस के हमलों को इसलिए नहीं नाकाम कर पाया क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। रूस के हमले की वजह से डोनेस्क में भी यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन की मिसाइल वर्कशॉप को टारगेट किया। हमले में मिसाइल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रूस का दावा है कि यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूसी सेना युद्ध के कई फ्रंट पर इसी तरह विध्वंसक हमला करते हुए आगे बढ़ रही है। डोनेस्क में ही रूस ने अमेरिका के एक और अब्राम्स टैंक को तबाह कर दिया। हाल फिलहाल रूस युद्ध के मैदान में 7 अब्राम्स टैंक की कब्र खोद चुका है। रूसी सेना क्रास्नोहोरिवका में भी फैब बमों की बारिश कर तबाही मचा रही है। डोनेस्क में रूसी हमले से बहुत बड़ा सैन्य संघार हो गया। सिर्फ 24 घंटे में यूक्रेन के 1165 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दर्जनों रॉकेट दागकर यूक्रेन के 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सिविल्स्क में आर्टिलरी से धावा बोलकर रूस ने यूक्रेन के हॉवित्जर की कब्र खोद दी। रूस ने 24 घंटे के अंदर जो हमले किए हैं उसमें बहुत ही विनाशक बमों का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने फैब 500, फैब 1000, फैब 1500 जैसे बमों से विस्फोट किया। इतना ही नहीं, कई फ्रंट पर क्लस्टर बमों से भी धमाके किए। ने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की,
यूक्रेनी फोर्स ने कई मोर्चों पर रूसी सेना को चोट पहुंचाई। लुहांस्क में यूक्रेन ने अटैक एमएस मिसाइलों से हमला किया। यहां यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ऑयल डिपो था। यूक्रेन के मुताबिक उसके हमले में रूस का तेल डिपो जलकर भस्म हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसे 72 घंटे के अंदर रूस के 2 लड़ाकू विमानों को तबाह करने में कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि इस बारे में रूस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। यूक्रेन रूसी सेना की कमर तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रूस यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला करने वाला है। यूक्रेन की तरफ से ये अलर्ट यूं ही नहीं जारी किया गया है। पुतिन की शपथ हो चुकी है। अब 9 मई को रूस विजय दिवस मनाने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मौके पर रूसी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों को तहस नहस करने का प्लान बनाया है। इस प्लान को रूसी सेना लॉन्च करने वाली है, तो सवाल यही है कि क्या आधी रात को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। आशंका इस बात की भी है कि यूक्रेन विजय दिवस में खलल डालने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए वो रूस के अंदर बहुत बड़ा काउंटर अटैक कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रात रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। नेटो को जिसका अंदेशा था वही हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने शपथ लेते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब रूस परमाणु हथियार की तैनाती कर रहा है, जिसके निशाने पर नेटो के वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। पुतिन एक कदम आगे जाकर रूस के विस्तार का प्लान भी बना चुके हैं। यानी एक बार यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया तो टारगेट पर दूसरा यूरोपीय देश आ जाएगा। पुतिन के इस प्लान से नेटो में खलबली मच गई है। शपथ लेने के तुरंत बाद पुतिन ने ऐसा विध्वंसकारी फैसला लिया जिससे यूरोप में एटमी जलजला तय माना जा रहा है। पहले क्या फैसला लिया वो सुनिए। शपथ लेते ही पुतिन ने परमाणु हथियार बेलारूस भेज दिए। इसके अलावा बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती की लोकेशंस फिक्स की गई। नेटो देशों को टारगेट पर रखते हुए तैनाती की जाएगी। एटमी फोर्स की एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसमें बेलारूस भी शामिल होने जा रहा है। यानी पुतिन अब ठान चुके हैं कि यूक्रेन सरेंडर के बाद अगर रूस का विस्तार करना है तो नेटो से टकराना तय है। इसलिए पुतिन इसकी तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ रूस की एटमी फोर्स की एक्सरसाइज के जरिए नेटो की डिफेंडर ड्रिल का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ पोलैंड में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती का जवाब बेलारूस में परमाणु हथियार लगाकर दिया जाएगा। यानी साफ है कि अब नेटो और रूस में भयंकर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसकी
तस्दीक करने वाली 3 रिपोर्ट जो कुछ दिनों में सामने आई है। पोलैंड की खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इसी महीने नेटो के सदस्य देशों पर रूस हमला कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। जबकि पिछले महीने एस्टोनिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि क्रेमलिन ने यूरोप तक रूसी साम्राज्य माना है। यानी पुतिन कोल्ड वॉर से पहले वाला सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, इसलिए चुन चुनकर उन देशों को टारगेट कर सकते हैं जो एक वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा थे। इसके लिए यूक्रेन पर हमला हो रहा है। हो सकता है इसके बाद बाल्टिक देशों का नंबर हो, क्योंकि पुतिन वेस्ट यूक्रेन के लिए नया ब्लूप्रिंट बना चुके हैं, जहां पर जीत के बाद पोलैंड और फिर बाल्टिक देश आते हैं। यही वजह है कि सुवाल्की गैप के पास लिथुआनिया पोलैंड मिलकर डिफेंडर ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें दूसरे नेटो देश भी शामिल हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को धमकी है कि अगर उसने हमला करने की जरूरत की तो युद्ध शुरू होगा, जो एटमी जंग में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही।